एक बहुत बेसिक सी बात देखिए, कोई भी जब ड्राफ्ट बनता है, डॉक्यूमेंट बनता है, पहले उसकी वेटिंग होती है, प्रूफ रीडिंग होती है। इतना केयरलेस तरीके से ड्राफ्ट बनाए गए हैं। इसकी प्रिएम्बल में आप पढ़ेंगे तो जो वीकर सेक्शंस हैं जिनको जस्टिस देना है उनका नंबर 6 है इसमें। यानी उसमें क्या है, रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, जेंडर है, प्लेस ऑफ बर्थ है और डिसेबिलिटी है। शुरू के 5 वही हैं जो आर्टिकल 15 में हमारे संविधान में है, 6ठा डिसेबिलिटी ऐड कर दिया है। जब आप इसकी प्रिएम्बल से आगे ऑब्जेक्टिव में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी यही 6 हैं। पर आप सोचिए किस लेवल पे केयरलेस कोई हो सकता है। ये 6 लिखे हुए हैं, फिर लिखा है पार्टिकुलरली, उसके बाद 3 का नाम लिखा है, उनमें से एक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ईडब्ल्यूएस। इंटरेस्टिंग बात है, शुरू के 6 में ईडब्ल्यूएस नहीं है और फिर कह रहे हैं पार्टिकुलरली इनके बारे में। जब आप कहते हैं पार्टिकुलरली, आप कहते हैं कि मतलब तो ये ऊपर भी होना ये चाहिए 6 हैं, इनमें से इन पे विशेष रूप से जिन 6 का जिक्र है उसमें ईडब्ल्यूएस है ही नहीं। पार्टिकुलरली में ईडब्ल्यूएस भी है, ओबीसी एससी एसटी हैं उसमें और डिसेबिलिटी वाले लोग हैं। पर ईडब्ल्यूएस आपने ऊपर 6 में लिखा नहीं, कहीं भी नहीं लिखा, यहाँ कैसे आ गया? फिर जब आप सेक्शन 4 में जाते हैं, पीआईएल आएगा उस पे, आना ही चाहिए मेरे ख्याल से। जब सुप्रीम कोर्ट में बात होगी तो ये सब पॉइंट्स उठेंगे ही। आप इसे सेक्शन या पैरा 4 में जाएंगे, पैरा 4 में जब डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई तो 7 बेसिस कर दिए, पहले 6 हैं, यहाँ 7 हो गए हैं और 7 में 3 ऐसे हैं जो पहले नहीं है। जैसे लैंग्वेज, ऊपर लैंग्वेज का जिक्र भी नहीं है, यहाँ लैंग्वेज का भी जिक्र है। फिर एथनिसिटी यहाँ लिखा है, लैंग्वेज में कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के साथ। अच्छा, ओके। फिर यहाँ पर क्रीड लिखा हुआ है, क्रीड ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि इससे बहुत इसकी नेचर पे अंतर पड़ जाता है इन चीज़ों से, लेकिन आप इतना महत्वपूर्ण रेगुलेशन बना रहे हैं, इतनी प्रूफ रीडिंग भी नहीं की कि और ये एक इमोटिव इशू है, जानते हैं कि एक एक अक्षर को लोग ध्यान से पढ़ेंगे। और मैं तो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूँ, जब मैं ही पढ़ पा रहा हूँ तो जब लॉयर्स पढ़ेंगे तब क्या होगा इसका। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दबाजी रही होगी, इसलिए ऐसा हुआ है। हाँ, तो ये इन गाइडलाइंस को देखकर जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि इसमें एक इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन आता है कि डिस्क्रिमिनेशन है ही, देयर इज नो नीड टू प्रूव इट, देयर इट इज एन एग्जिस्टिंग प्री कंडीशन। क्या आप अग्री करते हैं कि दिस इज द मेंटालिटी ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी, ऑल यूनिवर्सिटी, सम यूनिवर्सिटी की डिस्क्रिमिनेशन होता ही है? मैं फिर से एक बात और कह देता हूँ कि इन जनरल एक्सेप्ट 2-3 पॉइंट्स, ये रेगुलेशंस बहुत अच्छे हैं। 2012 के रेगुलेशन से काफ़ी बेहतर है, इसमें कहीं कोई इफ्स एंड बट्स नहीं। इसकी ज़रूरत थी, एकदम ज़रूरत थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है तो ज़रूरत तो थी ही, ये तो उनके हाथ में था ही नहीं। नहीं, एज एन एजुकेटर यू फील की ज़रूरत थी? यस, इवन अदरवाइज ज़रूरत तो थी ही। 2012 के रेगुलेशंस बहुत इफेक्टिव नहीं थे, ये बात भी सही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल एक पॉडकास्ट सुना, उसमें एक जिक्र सुना कि 3000 इंस्टीट्यूशंस में कमेटीज बनी हुई थी। कमेटी का मतलब पहले कमेटी नहीं होती थी, एक ऑफिसर होता था, एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर होता था, और एक सेल होती थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बोलते थे, EOC। 3000 इंस्टीट्यूशंस की EOCs के पास कुल कंप्लेंट्स पिछले कई साल में कितनी आई हैं? 1500 भी नहीं आई हैं, कंट्री वाइड। अब ये तो मैं नहीं मान सकता अपने समाज को देखते हुए कि इतना भी नहीं होता होगा, लेकिन वो किसी को पता भी नहीं होता था। ना कोई कंपल्शन थी, कंप्लाइंसेस की ज़रूरत नहीं थी। कॉलेजेस अगर यूनिवर्सिटीज़ न भी कंप्लाई करें, UGC कुछ करता नहीं था। फिर उसमें अपील का मैकेनिज्म भी कॉलेज के अंदर ही होता था, अंदर ही अंदर बातें सुलझ जाती थी, सॉल्व हो जाती थी या दब जाती थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कई सवाल पूछे या विपक्ष के वकील ने जब सवाल पूछे तो जवाब थे नहीं सरकार के पास, UGC के पास। जैसे एक सवाल था कि अगर किसी ने कंप्लेंट की और जो कंप्लेंट का रिड्रेसल हुआ उससे वो खुश नहीं है तो कहाँ जाए? तो उसमें आखिरी सॉर्ट क्या था कि आप अपने कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के हेड के पास, प्रिंसिपल या VC के पास जा सकते हैं। दैट वाज द लास्ट रिसोर्ट यू कैन से। इसमें बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि यदि आप संतुष्ट नहीं हैं इक्विटी कमेटी के फैसले से तो आप ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं, और वो ओम्बुड्समैन आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नहीं है, उसके बाहर की एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अंडर UGC रूल्स ऑफ 23। कितनी अच्छी बात है।
ओम्बुड्समैन एमिकस क्यूरी की व्यवस्था करेगा, एक वकील को उसमें लगाएगा और वकील की फीस इंस्टीट्यूशन पे करेगा, बच्चा पे नहीं करेगा. एंड विद इन 30 days ऑफ द कंप्लेंट गोइंग टू द ओम्बुड्समैन, he will try his best or she will try her best to get the solution. कितनी अच्छी बात है. आई एग्री कि इन थियोरी इट साउंड्स गुड कि एक और लेवल आ गया, एक और फायरवॉल आ गया. लेकिन द प्रॉब्लम इज अबाउट द कमिटी. जो कमिटी है उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है जीसी के लोग हैं ही नहीं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं ही किसने कहा आपसे कि नहीं है? दिस इज व्हाट आई एम हियरिंग दैट द क्रिटिक्स आर सेइंग कि इसमें जो कमिटी बनेगी इसमें ओबीसी के लोग होंगे, तो एससी एसटी के लोग होंगे, तो उनके ऑटोमेटिकली दे विल बिलीव द कंप्लेनेंट, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली दे आर ट्यून टू दैट. क्योंकि सो द कंप्लेनेंट, the person who has committed the crime supposedly has to prove himself innocent, and he is already guilty before proving innocence. There are 2 points in it. अगर आपने इसके रूल्स को पढ़ा हो तो रेगुलेशन नंबर 5 में जो 6 सब पॉइंट है, दैट इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द इक्विटी कमेटी. मतलब मैं आपकी बात को पूरा खारिज नहीं कर रहा हूँ. इसमें दरअसल 2 बातें हैं. पहली बात को पहले करते हैं, फिर दूसरी बात पे आते हैं कि ओनस या बर्डन वाली बात कहाँ रहने वाली है. एक तो ये कि प्रिजम्पशन है कि क्राइम किया है, एक तो ये, वो बाद में लेंगे. पहले ये लेते हैं कि इस इक्विटी कमेटी में जीसी के यानी कि जनरल कैटेगरी के मेंबर्स हैं ही नहीं. आप ये कह रही हैं. हमें लैंग्वेज को समझना पड़ता है. जब हम लॉ पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं, तो लैंग्वेज में क्या लिखा है और क्या इम्प्लाइड है, दोनों बातें समझनी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ. हो सकता है अंत में मैं ये कहूँ कि हाँ एक लाइन और लिखी जा सकती है, लेकिन एक एग्जाम्पल से बात समझते हैं. मान लीजिए किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भारत के बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि भाई हमारे साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, और यूनिवर्सिटी बोलती है ठीक है हम एक इक्विटी कमेटी बनाते हैं, और उसमें लिखा इक्विटी कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे. उसमें लिखा कि 8 मेंबर्स होंगे, बट एटलीस्ट 1 member विल बी फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी. इस पर अगर अमेरिकन वाइट्स ये कहें कि हम तो हैं ही नहीं, ये बात कितनी जेन्युइन है. ठीक उतनी ही जेन्युइन बात ये है कि इसमें जनरल कैटेगरी नहीं है. इस कमेटी में कितने मेंबर्स हैं? 8 + 2 हैं. 2 ऐसे मेंबर्स हैं जिनको टेक्निकली मेंबर नहीं कहते हैं, वो इनवाइटीज हैं, जो 2 बच्चे होंगे. 8 मेंबर्स हैं. पहला मेंबर कौन है? जो कॉलेज का प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी का वीसी है. दूसरा कौन है? जो कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी ने या यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने अपॉइंट किया है एज अ कोऑर्डिनेटर, हु विल आल्सो बी द वर्किंग सेक्रेटरी ऑफ द इक्विटी कमेटी. उसके बाद 3 सीनियर मोस्ट या सीनियर प्रोफेसर्स उस पर काम करेंगे. इनमें से किसी की जाति नहीं लिखी हुई है. ये 5 हुए. 2 लोग सिविल सोसाइटी से आएंगे, कोई भी हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं. एक व्यक्ति स्टाफ से आएगा जो नॉन टीचिंग स्टाफ से या उसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का है. 2 स्टूडेंट्स होंगे जो कि मेंबर्स हैं टेक्निकली. तो कई लोग कह रहे हैं कि 10 मेंबर्स हैं, नहीं, टेक्निकली 8 मेंबर्स हैं, 2 इनवाइटीज हैं. उसके बाद ये लिखा हुआ है कि इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि SC, ST, OBC, डिसेबल और विमेन, इनसे कम से कम रिप्रेजेंटेशन हो. ये लिखा हुआ है. इमेजिन कीजिए कि आपने एक मेंबर जो SC है और महिला भी है उसको रखा. एक मेंबर जो ST है, बाई चांस फिजिकली डिसेबल्ड भी है, उसको रखा. एक OBC को रखा. 3 लोग हुए. 5 कौन है? जीसी हो सकते हैं, है ना. नहीं, मैं भी आ रहा हूँ उस बात पे. इसका मतलब ये हुआ कि जनरली हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि जिस समाज के, जिस समुदाय के लोग ज्यादा हैं संख्या में, वो तो आ ही जाएंगे. प्रिज्यूम तो ऐसे करते हैं. और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये स्टडी किया गया कि भारत की यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज में, प्रोफेसर्स में, कॉलेज प्रिंसिपल्स में किस ग्रुप के कितने लोग हैं, लेटेस्ट डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन इस पर एक डेटा हर साल आता है. 21-22 तक का डेटा मैंने देखा है. सर्वे ऑफ ऑल इंडिया सर्वे ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शायद बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ नाम हो उसका होता है. जनरली ये देखा गया कि सीनियर प्रोफेसर्स और वीसीज में जनरल कैटेगरी के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है. जब प्रिंसिपल या वीसी कमेटी का हेड है, कोऑर्डिनेटर एक प्रोफेसर रैंक का व्यक्ति होने की बात है, 3 सीनियर प्रोफेसर्स उसके मेंबर्स हैं, मेरे ख्याल से
रूल्स लिखने वालों ने, रेगुलेशंस लिखने वालों ने प्रिज्यूम किया होगा कि वो तो हैं ही इसमें। गलत, रिप्रेजेंटेशन की, ये गलत है ना एक विकास सेकंड, जी। रिप्रेजेंटेशन की बात उसके लिए होगी जिसके नहीं होने का खतरा ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूं कि इस बात पे झगड़े की जरूरत क्योंकि नहीं है। हम लोग सबकी मेंटालिटी ये है कि सीनियर पोजीशंस पे जीसी के लोग ज्यादा जाते हैं, क्योंकि जीसी कहाँ से निकलते हैं, ज्यादातर मिडिल क्लास, जहां पर एजुकेशन इज प्रायोरिटी। ठीक है, थोड़ा बहुत समृद्ध परिवार है एंड एजुकेशन ज़्यादा है, तो द प्रिजम्पशन इज कि जनरल कैटेगरी के लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं पढ़ाई लिखाई में, इसलिए वो सीनियर पोजीशंस में पहुंच रहे हैं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ये हर राज्य में नहीं है। अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे, आंध्रा पे देखेंगे, मैं उसी के आ रहा हूँ। आप देखेंगे कि विरोध नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है, साउथ में नहीं के बराबर है, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं के बराबर। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होने की वजह कुछ और भी, एक और भी है। बट ट्राइबल्स तो मिजोरम में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हर राज्य में उतने ज्यादा नहीं है। लेकिन मिजोरम जैसे राज्यों में विरोध ना होने की वजह है। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये विरोध हुआ और सरकार को ये विरोध समझ में आया, तो इसमें एक लाइन ऐड करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। सिर्फ ये ऐड किया जा सकता है कि रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिया जाएगा कि समाज के बाकी वर्गों की भूमिका भी शामिल रहे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि रेगुलेशंस बनाने वालों के दिमाग में ये बात रही नहीं होगी कि हम जनरल कैटेगरी को खारिज कर देते हैं। और वो भी जो सरकार इस समय सत्ता में है, वो सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? उनका तो प्राइमरी वोट बैंक ही वो है, वो कैसे कर सकती है? कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 2012 में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था, लेकिन तब किसी ने पूछा नहीं, शोर नहीं मचाया, सवाल नहीं उठा। हम पार्लियामेंट में रिजर्वेशन जब देते हैं महिलाओं को, तब भी लिखते हैं कि महिलाओं को कम से कम इतनी सीट दी जाएंगी। उसमें कहाँ लिखते हैं कि पुरुषों को भी सीटें दी जाएंगी? हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि पुरुष तो आ ही जाएंगे। हमने जब SC/ST रिजर्वेशन दिया था कहीं भी, उसमें ये लिखा था कि इनको इतने % सीट्स मिलेंगी। ये नहीं लिखा था कि जनरल को भी आरक्षण मिलेगा, क्योंकि प्रिज्यूम करते हैं कि वो तो होंगे ही। यहाँ प्रिजम्पशन हो गई। लेकिन अगर इस प्रिजम्पशन से कोई ऐसा खतरा है क्योंकि ये भारत के हर कॉलेज पे अप्लाई होने वाला है, कुछ स्टेट्स में सच में ऐसा हो सकता है। मैं कल रात को सोच रहा था कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो मैंने पाया कि हाँ, हो सकती है। तो इन पॉसिबिलिटीज से अगर भय समाज के एक हिस्से को है और ऐसी पॉसिबिलिटीज हम सोच पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे तो वो भी समझेगा इस बात को। तो इसमें एक लाइन जोड़ने में कोई हर्ज नहीं है कि वाइल मेंटेनिंग और while ensuring the representation of these communities, also we will also make sure that the other communities are also taken care of.